हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। आज हम 11th मई का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, महिंद्रा फैमिली फ्लीट टू नेवल बेस शूट एट साइट ऑर्डर्स इन श्रीलंका। श्रीलंका की जो यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस थी वो यहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब इंडिया का क्या स्टैंड है? तो इंडिया का यही स्टैंड है, वी हैव प्लेज सपोर्ट टू द पीपल ऑफ श्रीलंका। और यहाँ पर हमने राजपक्षास गवर्नमेंट से खुद को डिस्टेंस कर लिया है। तो इंडिया ट्यूसडे सॉट टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द राजपक्षा फैमिली लेड श्रीलंकन गवर्नमेंट एंड प्लेज सपोर्ट टू द पीपल ऑफ श्रीलंका। और हम यही चाहते हैं कि श्रीलंका में जो भी हो वो यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू हो। जैसे कि यहाँ पर राजपक्षास यूज़ कर रहे हैं मिलिट्री के इंटरवेंशन, इमरजेंसी लगा रहे हैं, हम ये नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं कि श्रीलंका में जो भी हो यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से हो। सेकंड न्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दिस न्यूज़ केम एज अ शॉकर टू मी। एफसीआरए नॉट फॉर ब्राइब्स, सीबीआई क्वेश्चंस एमएचए स्टाफ सर्चेस 40 लोकेशंस। तो यहाँ पर एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, जो कि यहाँ पर एनजीओज को क्लियरेंस देता है कि एनजीओ यहाँ पर जो फॉरेन फंड्स हैं उनको एक्सेप्ट कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं। तो इसमें ये पाया गया कि जो एमएचए के ऑफिशियल्स थे वो यहाँ पर ब्राइब लेकर क्लियरेंस प्रोवाइड कर रहे थे। तो लॉन्चिंग अ क्रैकडाउन ऑन एलिज्ड करप्शन विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन ग्रांटिंग क्लियरेंसेज टू अ नंबर ऑफ एनजीओज अंडर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। तो एफसीआरए एक्ट, एक बार आप उसके प्रोविजंस पढ़ लेना। आगे हम चलते हैं। He placed संतूर ऑन सेंटर स्टेज ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। तो पंडित शिव कुमार शर्मा इज नो मोर। इन्होंने संतूर को सेंटर स्टेज पर लेकर आए थे। अब संतूर एज अ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट कैसे होता है और इंस्ट्रूमेंट से? तो बेसिकली इसको यहाँ पर प्ले किया जाता है वॉलनट वुड से, जो यहाँ पर मैलेट्स बने होते हैं उसके यूज से प्ले किया जाता है। इसको यहाँ पर फिंगर से प्ले नहीं किया जाता है। तो अनलाइक अदर क्लासिकल स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर स्ट्रम्ड विद फिंगर्स और अ प्लेक्ट्रम, द संतूर इज प्लेड विद स्मॉल मैलेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ वॉलनट वुड। तो ये इसमें डिफरेंस है और बाकी यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एलआईसी फर्म्स ने कोविड में कितना डेथ क्लेम्स दिए हैं तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन कितना है उसका यहाँ पर डेटा दिया गया है। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट डेकेड ऑफ द लिबरलाइजेशन ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर, जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन था 2.71% था 2001-2 में, फिर 5.20 हो गया 2009-10 में, उसके बाद वापस से कम हो गया था 2014-15 में। अभी हम देखें तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो 4.20 है 2020-21 में। While the penetration of the life insurance has gone up from 2.15 to 3.20% in 2021, लेकिन जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो सिर्फ अभी तक 1% ही बढ़ा है ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो बेसिकली जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा कम है। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि जो इतने ज़्यादा कोविड क्लेम्स दिए गए हैं बाय द इंश्योरेंस कंपनीज, तो इसका मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा कोविड डेथ्स हुई हैं। तो ऐसा हम बता नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा कोविड डेथ्स हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंश्योरेंस फर्म्स हैं वो यहाँ पर डेटा अलग तरीके से यूज़ करती हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट। तो IRDAI's डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द लाइफ इंश्योरर्स ऑन कोविड डेथ क्लेम्स आर ऑल्सो बेस्ड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ क्लेमेंट्स। तो यहाँ पर जो सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट होता है और डेथ सर्टिफिकेट पर ये मेंशन नहीं होता है कि किस वजह से डेथ हुई है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर अगर क्लेमेंट सेल्फ क्लेम ये करता है कि कोविड की वजह से डेथ हुई है तो उसको यहाँ पर क्लेम दे दिया जाता है। तो लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स फॉर्म यूजुअली आस्क द क्लेमेंट्स अबाउट द कॉज ऑफ डेथ और द लास्ट इलनेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। तो ओनली मैंडेटरी डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होता है? डेथ सर्टिफिकेट, विच इंसिडेंटली डज नॉट मेंशन द कॉज ऑफ द डेथ। तो एज सच हम ये नहीं बता सकते कि कोविड डेथ्स जो हैं वो इतनी ही हुई होंगी जितने यहाँ पर कोविड क्लेम्स दिए गए हैं। तो एज सच द डेटा ऑन द कोविड डेथ्स फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनीज can't be directly compared with the official COVID death count। आगे चलते हैं, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। नोटिफाई इलेक्शंस फॉर लोकल बॉडीज इन 2 वीक्स SC to MP पोल पैनल। अब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था कि अगर लोकल बॉडी पोल्स में आपको ओबीसी को रिजर्वेशन देना है तो आपको यहाँ पर ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। बेसिकली आपको ये दिखाना पड़ेगा कि ओबीसी के रिप्रेजेंटेशन कम है, इसीलिए हम यहाँ पर रिजर्वेशन दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत है। स्टेट्स ने अभी तक डेटा कलेक्ट किया नहीं है। फॉर एग्जांपल MP में अभी तक डेटा कलेक्ट नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में अभी तक डेटा कलेक्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्शंस उनको डेफर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है कि आप इलेक्शंस जल्द से जल्द कराओ। अब इलेक्शंस कराने को तो कह दिया, लेकिन यहाँ पर एम्पिरिकल डेटा है नहीं, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में डिमांड ये है
कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर कोई एक ऑर्डिनेंस ले आए और ऑर्डिनेंस में ओबीसी के रिजर्वेशन को मैंडेटरी कर दिया जाए। तो एससी ऑन ट्यूसडे डायरेक्टेड द स्टेट इलेक्शन कमीशन टू नोटिफाई लोकल इलेक्शंस इन मध्य प्रदेश विद इन 2 वीक्स। और यहाँ पर ओबीसी कोटा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि विदाउट ओबीसी कोटा, क्योंकि अभी तक ट्रिपल टेस्ट जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट को आपको यहाँ पर फुलफिल करना है, अगर आपने फुलफिल नहीं किया तो आप यहाँ पर ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो। तो वी वर आस्किंग द सेंटर फॉर इंपीरिकल डेटा ऑन द ओबीसीज, लेकिन यहाँ पर सेंटर डेटा दे नहीं रही है। लेकिन यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर कोर्ट्स का ये कहना है कि आप इलेक्शंस कराओ, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, इलेक्शंस नहीं हुए हैं। तो हैड इट बीन गिवन, ओबीसी रिजर्वेशन इन द कंट्री टुडे वुड नॉट हैव बीन थ्रेटन्ड। तो बेसिकली यहाँ पर इनको डेटा कलेक्ट करने की जरूरत है। जब तक ये लोग इंपीरिकल डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे, ये ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं लोकल बॉडी पोल्स पे। तो इट सेड द कमीशन नीड नॉट वेट टिल द ट्रिपल टेस्ट इज कंप्लीटेड इफ दैट एक्सरसाइज कांट बी कंप्लीटेड बिफोर द इश्यू ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम बाय द स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पर ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा और जनरल कैटेगरी की सीट्स ही उनको ट्रीट किया जाएगा। तो ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट इज अ 3-pronged क्राइटेरिया, जो कि यहाँ पर कोर्ट ने ले डाउन किया था कि ओबीसी रिजर्वेशन देने से पहले आपको इसके साथ कंप्लाई करना है, उसके बाद ही आप यहाँ पर ओबीसी रिजर्वेशन दे सकते हो लोकल बॉडी पोल्स में। आगे हम चलते हैं। इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेट किया जाता है मई 18 में। तो इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑब्जर्व्ड ऑन मई 18। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, ये कल हमने डिस्कस किया था मिनॉरिटी स्टेटस रिगार्डिंग न्यूज़। एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ये कहा है कि आप अपना बार बार स्टैंड क्यों चेंज कर रहे हो। जैसे कि मैंने भी आपको 2 स्टैंड बताए थे। पहला स्टैंड ये था कि पहले सेंटर ने ये बोला कि स्टेट के पास भी पावर है कि स्टेट यहाँ पर मिनॉरिटी स्टेटस दे सकते हैं। अब सेंटर का ये कहना है कि नहीं, ये पावर सिर्फ सेंटर के पास ही, कि सेंटर यहाँ पर मिनॉरिटी स्टेटस दे सकता है और इसके लिए यहाँ पर सेंटर भी स्टेक होल्डर से बातचीत करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप सेंटर फॉर चेंजिंग स्टैंड क्रिएट्स अनसर्टेनिटी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे expressed displeasure over the center changing its stand on a plea that sought minority status for the Hindus। जहाँ जिन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में यहाँ पर हिंदूज की पॉपुलेशन कम है और वो मिनॉरिटी में है, तो वहाँ पर उनको हिंदू मिनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। तो ये एक प्ली गई थी, जिसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन किया था बेसिकली सेंटर से। तो इन द मार्च 25 एफिडेविट द सेंटर हैड सॉट टू शिफ्ट द ओनर्स ऑफ ग्रांटिंग मिनॉरिटी स्टेटस ऑन स्टेट। तो मार्च 25 का जब एफिडेविट यहाँ पर सेंटर ने सबमिट किया, तो सेंटर का ये कहना था कि स्टेट के पास भी ये पावर है कि स्टेट यहाँ पर स्टेट के लेवल पर मिनॉरिटी स्टेटस दे सकते हैं। लेकिन फिर से सेंटर ने अपना स्टैंड चेंज कर लिया और फिर अर्लियर एफिडेविट को इसने सुपरसीड करके सेंटर का ये कहना है जो पावर है वो सिर्फ सेंटर के पास है टू नोटिफाई मिनॉरिटीज़। तो पावर इज वेस्टेड विद द सेंटर टू नोटिफाई मिनॉरिटीज़। तो इन द फ्रेश एफिडेविट द गवर्नमेंट ऑल्सो सेड दैट द मैटर हैज़ फार रीचिंग रेमिफिकेशंस, और जिसकी वजह से ये लोग और स्टेक होल्डर्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद इस इशू को सॉर्ट आउट किया जाएगा। फिर टीएमए रूलिंग कल हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं, नंबर वर्ड्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंडिया का कोविड डेथ टोल है वो कितना है। WHO का ये कहना है कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 10 टाइम्स ज़्यादा है। तो एक दिन एक्सप्लेन सेक्शन में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। गेम्स दे प्ले, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम बताई गई है वो ये बताई गई है कि जो यहाँ पर प्लेयर्स हैं वो यूज़ करते हैं डोपिंग। अब वो डोपिंग करते हैं बेसिकली एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने से। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो इंडिया की इमेज है वो यहाँ पर ख़राब हो रही है। तो 2 नेशनल लेवल इंडियन स्प्रिंटर्स एंड 2 थ्रोअर्स हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द टोक्यो ओलंपिक्स हैव टेस्टेड पॉजिटिव ऑन द एंटी डोपिंग रेगुलेशंस इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो बेसिकली ये इससे कंट्री की एक पोजीशन खराब होती है। हम यहाँ पर 3rd कंट्री हैं, टॉप 3 कंट्रीज़ में आते हैं ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डोप चीट्स अलॉन्गसाइड रशिया एंड इटली। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर लोकल लेवल पर ही अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि बेसिकली हमारा इंटरनेशनल लेवल पर तो एम्बैरेसमेंट ना हो। ये हम डिस्कस करेंगे। द डेट दे ओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ये बताता है कि आप इस साल कितना बोरो कर सकते हो। तो एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर द यूनियन गवर्नमेंट कम्युनिकेट्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स हाउ मच दे आर अलाउड टू बोरो, कि उनकी नेट बोरोइंग सीलिंग कितनी होने वाली है। इसके बाद हम पहले ऑफ बजट बोरिंग्स डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, फिर हम आर्टिकल में वापस जाएंगे। तो ऑफ बजट बोरिंग्स ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खुद लोन नहीं लेती है, वो अपनी एंटिटीज़ या स्पेशल पर्पस व्हीकल से कहती है कि आप जाकर मार्केट से लोन ले लो। तो ऑफ बजट बोरिंग्स बाय स्टेट गवर्नमेंट रेफर्स टू लोन्स टेकन बाय इट्स एंटिटीज, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स एटसेट्रा। अब ऐसा क्यों करती है स्टेट गवर्नमेंट? ऐसा इसीलिए करती है ताकि स्टेट गवर्नमेंट के फिजिकल डेफिसिट में ये ना दिखे कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट ने लोन लिया है। तो ऑफ बजट बोरिंग्स क्या है, बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट की एंटिटीज़ है वही
लोन लेती हैं, लेकिन वो यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट में नहीं दिखता है, जिसकी वजह से हमें ये दिखता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने यहाँ पर ज़्यादा डेट नहीं ले रखा है, ज़्यादा बोरोइंग नहीं कर रखी है। लेकिन अल्टीमेटली ये पे कैसे किया जाएगा, तो अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट के बजट से ही पे किया जाएगा, तो विच आर एक्सपेक्टेड टू इवेंचुअली बी सर्विस्ड थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स ओन बजट। ऐसा नहीं है कि जिन स्पेशल पर्पज व्हीकल या जिन एंटिटीज़ ने यहाँ पर मार्केट से लोन उठाया था वो अपने रेवेन्यू से पे करेंगे, वो अपने रेवेन्यू से नहीं पे करेंगी, ये स्टेट गवर्नमेंट के बजट से जाएगा। और ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ ऐसा स्टेट करती है, सेंटर भी ऐसा ही करती है। तो विच आर एक्सपेक्टेड टू इवेंचुअली बी सर्विस्ड थ्रू द स्टेट गवर्नमेंट्स ओन बजट इंस्टेड ऑफ द कैश फ्लोज द रेवेन्यूज जनरेटेड बाय द बोरोइंग एंटिटी। तो आपको ये समझ आ रहा है कि स्टेट इसकी वजह से जितना लोन लेगी उतना दिखेगा नहीं पेपर्स पे। पेपर पर तो हमें ये दिखेगा कि फिस्कल डेफिसिट पूरी तरीके से कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी स्टेट की एंटिटीज़ ने लोन ले रखा होगा। तो ये प्रॉब्लम है ऑफ बजटिंग की। लेकिन इस बार सेंटर ने ये कहा है कि स्टेट्स ऑफ बजट बोरोइंग्स राउटेड थ्रू स्टेट ओन्ड एंटिटीज अब इक्वेट कर दिया जाएगा विद द स्टेट गवर्नमेंट्स ओन डेट। तो स्टेट गवर्नमेंट के डेट में उसको काउंट किया जाएगा। तो दिस विल शेड लाइट ऑन अ सेगमेंट ऑफ स्टेट डेट दैट हैज एस्केप्ड द सेंटर्स ओवरसाइट इन द पास्ट। तो यहाँ पर जो स्टेट डेट लेता था इस तरीके से कि जो स्टेट गवर्नमेंट की एंटिटीज़ है उसके थ्रू यहाँ पर लोन लिया जाता था, तो यहाँ पर अब सेंटर ने ये क्लियर कर दिया कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट के डेट है उसमें ये काउंट किया जाएगा। जो आर्टिकल 293(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रेश बोरोइंग करने से पहले, अगर यहाँ पर सेंटर का कोई लोन स्टेट के ऊपर बाकी है, या तो यहाँ पर स्टेट ने कोई लोन ले रखा है और सेंटर ने उसके लिए गारंटी दे रखी है, तो उसके बाद अगर स्टेट नया लोन लेता है तो स्टेट को यहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी फ्रॉम द सेंटर। तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट इज टिपिकली रिकमेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड फाइनेंस कमीशन, और 5 साल के पीरियड के लिए फिस्कल डेफिसिट टारगेट बताया जाता है, और यहाँ पर जो सेंटर है वो कन्वे कर देता है स्टेट को कि आपको इतना फिस्कल डेफिसिट टारगेट रखना है। ये जो सीलिंग है ये टिपिकली कम्युनिकेट कर दी जाती है एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर कि इस साल आपको इतना रखना है। सीलिंग को इंक्रीज भी कर देता है सेंटर, फॉर एग्जांपल 0.5% इंक्रीज कर दिया, लेकिन 0.5% आप तभी ले सकते हो जब यहाँ पर आप रिफॉर्म्स करो। जैसे कि 0.5% स्टेट की लिमिट बढ़ा दी थी, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर पावर सेक्टर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पर 0.5% एडिशनल बोरोइंग कर सकते हो। अ केवियट इज इन ऑर्डर। अब आपको मैंने जब बजट डिस्कस किया था जिस दिन हमने, तब हमने ये बताया था कि जो स्पेशल असिस्टेंस दी जाएगी स्टेट्स को फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम, 1 लाख करोड़ की यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम से, जो कि यहाँ पर स्टेट्स को एज अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिया जाएगा। तो ये जो है ये इस 4% से ऊपर है। तो a caveat is in order, loans to be provided by the center to the states under the special assistance to states for capital investment scheme of rupees 1 लाख करोड़। इस ईयर सेंटर ने कम्युनिकेट किया स्टेट को कि आपकी जो भी ऑफ बजट बोरिंग है वो यहाँ पर हम डेट में काउंट करेंगे। तो मोर ओवर इंक्रीमेंटल ऑफ बजट बोरिंग्स दैट स्टेट गवर्नमेंट्स हैड अंडरटेकन इन द लास्ट 2 ईयर्स, उसको भी एडजस्ट किया जाएगा इस साल की बोरिंग में। तो ऑफ बजट बोरिंग्स क्या होता है हमने डिस्कस कर लिया, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। आगे चलते हैं हम, स्टेबल पॉपुलेशन अनमेट नीड। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स की फर्टिलिटी रेट्स बताए गए कि कौन से स्टेट का कितना फर्टिलिटी रेट है। तो ज़्यादातर स्टेट्स में यहाँ पर फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन ही हुआ है, 1-2 स्टेट्स को छोड़ के, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु, लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु का भी कम ही है। जैसे 1.7 हुआ करता था NFHS 4 में, लेकिन अब हो चुका है 1.8, लेकिन 1.8 भी यहाँ पर 2.1 लेवल से तो कम ही है। तो बेसिकली हम रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे ही चल रहे हैं। द वेट इज ओवर। The NFHS is a large multi-round survey that inter alia provides information on fertility, infant and child mortality और reproductive health कैसी है। 1992-1993 में पहला NFHS सर्वे हुआ था, और यहाँ पर 5th राउंड हुआ है 2019-21 में। अब ये NFHS सर्वे करता कौन है, तो इसकी जो नोडल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस। तो कौन करता है NFHS, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेस IIPS। तो IIPS यहाँ पर कोलैबोरेट करती है इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ सर्वे को कंडक्ट करने के लिए। तो रिपोर्ट से हमें ये पता चला है जो इंडिया ने फाइनली अचीव कर लिया है रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1 टोटल फर्टिलिटी रेट, तो यहाँ पर हमने अचीव कर लिया। तो बेसिकली हमारी पॉपुलेशन अब डिक्लाइन होने वाली है। फिर यहाँ पर ऑथर ने ये बताया है कि बहुत लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में पता होता है कि हमें फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन जो अनमेट नीड है वो फुलफिल नहीं हो पाती। अब अनमेट नीड की यहाँ पर ये तो पता है फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं है। तो मेकिंग पीपल इन्फॉर्म्ड ऑफ द नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड मोटिवेटिंग देम टू अडॉप्ट फैमिली प्लानिंग इज डिफिकल्ट इनफ। तो वो तो हमने अचीव कर लिया, लेकिन जो लोगों की नीड है वो हमें फुलफिल करनी है। अब ये जो अनमेट नीड है ये मुस्लिम्स में हाईएस्ट है, तो अनमेट नीड ऑफ द मुस्लिम्स कंटिन्यू टू बी द हाईएस्ट 11.8%।
डाउन फ्रॉम 16.4%, लेकिन अभी भी अनमेट नीड्स जो है मुस्लिम कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा है। दूसरा इशू जो हाईलाइट किया गया है सर्वे के द्वारा वो ये पता चला फैमिली प्लानिंग को लेकर मेल का एटीट्यूड। तो मेल को यही लगता है कि बर्थ कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर विमेन की है। तो एज मैनी एज 35% मैन बिलीव दैट यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स इज अ वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये मैन नहीं करते हैं, ये विमेन ही करती हैं। वो बेसिकली इस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि जो मेल वेसेक्टॉमी है वो ज़्यादा सिंपलर प्रोसीजर होता है देन फीमेल ट्यूबेक्टॉमी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर फीमेल को पुश किया जाता है कि फीमेल यहाँ पर ट्यूबेक्टॉमी कराए, लेकिन यहाँ पर जो मेल्स है वो वेसेक्टॉमी नहीं कराते हैं। तो यहाँ पर जो मेल का एटीट्यूड है वो चेंज करने की ज़रूरत है। और पहला हमने क्या रीज़न पढ़ा कि हमें अनमेट नीड प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस फर्टिलिटी बिहेवियर। तो हमने डिस्कस किया था कि फर्टिलिटी बिहेवियर यहाँ पर रिलीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि फैमिली की इनकम क्या है, प्लानिंग क्या है, हेल्थ सर्विसेज कितनी प्रोवाइड की जा रही है, गर्ल्स को एजुकेशन कितनी प्रोवाइड की जा रही है। क्योंकि वुमेन हु हैव नॉट अटेंडेड स्कूल हैव 2.8 टोटल फर्टिलिटी रेट एज अगेंस्ट 1.8 फॉर दोज हु हैव कंप्लीटेड क्लास 12। तो जिन्होंने यहाँ पर 12 तक की भी पढ़ाई की है उनमें फर्टिलिटी रेट हमें कम देखने को मिला, और उनका फर्टिलिटी रेट 1.8 है एज कम्पेयर टू दोज जिन्होंने यहाँ पर स्कूल अटेंड नहीं किया, तो उनमें फर्टिलिटी रेट 2.8 है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के ऊपर काम करना है, हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, जिसकी वजह से हमारा फर्टिलिटी रेट अपने आप ही डिक्लाइन होगा। तो सिंस मुस्लिम्स आर द मोस्ट बैकवर्ड इन ऑल 3 सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, जिसकी वजह से जो फैमिली प्लानिंग है, फैमिली प्लानिंग में भी हमें यहाँ पर बैकवर्डनेस देखने को मिलती है। वो रिलीजन नहीं है उसका बेसिस, उसका रिलीजन बेसिस हो ही नहीं सकता, उसका बेसिस है यहाँ पर डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। आगे हम चलते हैं। अ रेडिकल वॉन्डरर, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। रशिया पाउंड्स ओडेसा पोर्ट टारगेटिंग सप्लाई लाइंस, मैरियोपोल हिट बाय एयर स्ट्राइक्स। तो ओडेसा यूक्रेन में है, मैरियोपोल यूक्रेन में है। यूक्रेन्स एबिलिटी टू स्टमाई अ लार्जर बेटर आर्म्ड रशियन मिलिट्री हैज सरप्राइज मैनी ऑब्जर्वर्स, क्योंकि रशिया को भी ये लगा था कि कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा 1 महीने में, लेकिन इतने ज़्यादा 11th वीक में एंटर कर चुका है कन्फ्लिक्ट, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी जीता हुआ नहीं दिख रहा है इस वॉर को। तो विद द वॉर नाउ इन इट्स 11th वीक एंड कीव बॉगिंग रशियन फोर्सेज डाउन, तो जिसकी वजह से ये वॉर जो है और ज़्यादा लंबा खिंच सकता है। आगे हम चलते हैं। कल मैंने आपको बता दिया था फिलीपींस के न्यू प्रेसिडेंट कौन है। तो द सन ऑफ द लेट फिलीपींस डिक्टेटर फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, तो ये हैं फिलीपींस के नए प्रेसिडेंट। न्यू साउथ लीडर ऑफर सपोर्ट इफ नॉर्थ डी न्यूक्लियराइजेस। तो साउथ कोरिया के जो न्यू प्रेसिडेंट हैं वो है युन सुक योल। तो ये आप नाम याद रख लेना कि न्यू प्रेसिडेंट कौन से हैं। तो पीसीएस में आ जाता है तो युन सुक योल। अब हम आगे चलते हैं। 89% चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 23 मंथ्स डू नॉट गेट एडिक्वेट डाइट। तो ये भी हमें NFHS के डेटा से पता चला है कि जो 89% बच्चे हैं बिटवीन द फॉर्मेटिव एजेस ऑफ 6 to 23 मंथ्स डू नॉट रिसीव अ मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट। NFHS 4 के डेटा के अकॉर्डिंग ये 90.4% था, अब ये कम होकर हो गया 89%, लेकिन बहुत मार्जिनली कम हुआ है, सिर्फ यहाँ पर बेसिकली 1% ही कम हुआ है। तो इट फाउंड दैट 88.9% ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 23 मंथ्स हु आर ब्रेस्ट फीडिंग डिड नॉट रिसीव एडिक्वेट डाइट इन 2019-20। ऑल स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने कैसा परफॉर्म किया है तो वो एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डेटा याद भी नहीं रख सकते। अब हम आगे चलते हैं। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। अब रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड क्या होता है? इट इज़ अ वेपन ऑफ सोवियत ओरिजिन। तो सोवियत के टाइम में इसको यूज़ किया जाता था। हैंड हेल्ड एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर, तो इसको ये भी बोलते हैं कि जिसको बेसिकली आप आसानी से लॉन्च कर सकते हो। ये पोर्टेबल होता है, शोल्डर फायर्ड होता है वेपन, जो कि आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है और जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड डैमेज भी हो सकता है। और अगर ये किसी पर्सनल के ऊपर टारगेट किया गया या किसी बिल्डिंग के ऊपर टारगेट किया गया। अब ये न्यूज़ में क्यों आया? तो न्यूज़ में इसीलिए आया क्योंकि पंजाब पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर जो मोहाली में है उसके ऊपर यूज़ किया गया है रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड। तो यहाँ पर यही बताया गया कि RPG क्या है। ओवर हाफ ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज स्टिल अंडर एज 30, स्लाइड डिप इन लास्ट 5 ईयर्स। तो अभी भी हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा यंग है, अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप कर लें। तो इंडियाज़ पॉपुलेशन रिमेन्स यंग विद मोर देन 1/4 एज अंडर 15 ईयर्स एंड लेस देन एन एज ओवर 60। तो बेसिकली हमें अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर यहाँ पर यह बताया गया कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हाउस होल्ड को कैसे डिफाइन करता है। तो NFHS डिफाइंस अ हाउस होल्ड एज अ पर्सन हु और ग्रुप ऑफ रिलेटेड और अनरिलेटेड पर्सन जो कि साथ में रहते हैं एक ड्वेलिंग यूनिट में और किसी एक एडल्ट मेल या फीमेल को अपना हेड कंसिडर करते हैं और एक हाउस कीपिंग अरेंजमेंट को शेयर करते हैं जिसको एक सिंगल यूनिट ही कंसिडर किया जा सकता है। द एवरेज हाउस होल्ड साइज हैज़ इंक्रीज स्लाइटली, जस्ट ओवर 1/6 ऑफ द हाउस होल्ड्स हैव फीमेल हेड्स। तो फीमेल हेड्स बहुत कम हाउस होल्ड्स में, सिर्फ 1/6 हाउस होल्ड्स में है। अब 18% में है। NFHS 4 के अकॉर्डिंग ये सिर्फ 15% में फीमेल हेड हुआ करती। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे मेकिंग सेंस ऑफ द एक्सचेंज रेट। तो $1 इज इक्वल्स टू 77.6 रुपी हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि रुपी जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रिशिएट हो गया है। अब रुपये डिप्रिशिएट होता है तो उसके लिए एक्सपोर्टर्स को तो बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो इम्पोर्टर्स है उसके लिए इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है? तो इंडिया में यहाँ पर टोटली
मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आरबीआई इंटरवीन करती है अगर रुपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो जाता है। तो इमेजिन दैट इन द बिगनिंग 1 रुपी वॉज इक्वल टू $1, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, डॉलर्स की डिमांड अगर बढ़ने लग जाएगी तो रुपये जो है यहाँ पर वीक हो जाएगा और रुपये यहाँ पर डिप्रिशिएट हो जाएगा। तो रुपये अगर डिप्रिशिएट होगा तो ये एक्सपोर्टर्स के लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन इंपोर्टर्स के लिए इंपोर्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएंगे। इंडिया में एक्सचेंज रेट जो है वो फुली डिटरमाइन नहीं होता मार्केट के द्वारा, आरबीआई जो है इंटरवीन करता है अगर रुपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होने लगता है इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू इंश्योर दैट द रुपी प्राइस डज नॉट फ्लक्चुएट टू मच और दैट इट डज नॉट राइज और फॉल टू मच ऑल एट वंस। तो बेसिकली यहाँ पर इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को टाइम दिया जाए कि आप अपने बिजनेस मॉडल को यहाँ पर शिफ्ट कर लो, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो बिजनेसेस बंद हो जाएंगे। तो व्हाट डिटरमाइंस द रुपीज डिमांड एंड सप्लाई विज अदर करेंसीज, तो रुपए की डिमांड कितनी है इंटरनेशनल मार्केट में और डॉलर की डिमांड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि स्ट्रेंथ कितनी रहने वाली है कौन सी करेंसी की। तो बीओपी इज एसेंशियली द ओवरऑल लेजर ऑफ हाउ मच रुपी वाज डिमांडेड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ मच फॉरेन करेंसी वाज डिमांडेड बाय इंडियंस। तो बीओपी को यहाँ पर दो अकाउंट्स में डिवाइड किया जाता है, करंट और कैपिटल। अब करंट में क्या आता है, कैपिटल में क्या आता है, तो कैपिटल में आते हैं इन्वेस्टमेंट्स, करंट में आते हैं गुड्स और सर्विसेज। तो करंट अकाउंट रेफर्स टू ऑल ट्रांजैक्शंस दैट आर रिलेटेड टू करंट कंजम्पशन और कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर आता है इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ये भी बताया गया है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट में सर्विसेज, ट्रांसफर्स, इनकम्स, गुड्स। कैपिटल अकाउंट सरप्लस में क्या आता है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, या कोई भी आइटम जो कि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में है वो यहाँ पर आएगा कैपिटल अकाउंट सरप्लस में। अब डॉलर की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारा रुपए जो है डिप्रिशिएट कर गया। अब डॉलर की डिमांड इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो क्रूड ऑयल को खरीदने के लिए अब ज़्यादा डॉलर्स की जरूरत होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। तो वन क्रूड ऑयल प्राइसेस गो अप शार्पली फॉर इंडिया विच इंपोर्ट्स 80% ऑफ इट्स ऑयल, द फॉल आउट वुड बी दैट इट वुड नीड मोर डॉलर्स टू बाई क्रूड ऑयल इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा रीज़न ये है कि यूएस सेंट्रल बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किए हैं, जिसकी वजह से जो एफपीआई है वो अपना पैसा लेकर इंडिया से बाहर जा रहे हैं। तो वो भी यहाँ पर डॉलर्स की डिमांड करें कि हमें डॉलर्स, तो हम यहाँ पर अपना पैसा लेकर जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो डॉलर्स है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और रुपये और ज़्यादा डिप्रिशिएट होता जा रहा है। तो यहाँ पर जो दो मेन रीजन है, पहला रीज़न ये है कि जो क्रूड ऑयल है वो यहाँ पर महंगा हो रहा है। दूसरी बात, यूएस ने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट अपने इंक्रीज़ किए हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना मनी इंडिया से निकालकर अब अमेरिका में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हु हैड बीन पुटिंग देयर मनी इन इंडिया फॉर विच दे डिमांडेड रुपीज़ वुड कंसिडर टेकिंग इट आउट एंड इन्वेस्टिंग इन द यूएस। अब आरबीआई का रोल क्या है, तो आरबीआई बेसिकली, जो आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व से डॉलर निकालकर मार्केट में बेच सकता है, जिसकी वजह से जो रुपए है उसका डेप्रिशिएशन कम हो सके। लेकिन अब आरबीआई ऐसा करता है नहीं करता, वो डिपेंड करता है, क्योंकि आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो भी अब सिर्फ $600 बिलियन ही बचे हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द बीओपी इज दैट द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंसेस। तो इन अदर वर्ड्स, जो डेफिसिट होता है करंट अकाउंट में वो बैलेंस किया जाता है बाय द सरप्लस इन द कैपिटल अकाउंट। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो -26.6 है, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट सरप्लस है वो 90.1 है। तो टोटल चेंज इन फॉरेक्स -63.5। तो दिस इज वेयर आरबीआई कम्स इन। तो मार्केट में रुपये की फॉल इतनी ना हो तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई कुछ डॉलर्स यहाँ पर मार्केट्स में डाल देता है। तो आरबीआई वुड सेल इन द मार्केट सम ऑफ द डॉलर्स इट हैज़ इन इट्स फॉरेक्स रिजर्व्स, और इसके बाद क्या करेगा, आरबीआई जो है रुपये को निकाल लेगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो डिमांड सप्लाई का गैप है वो यहाँ पर फिल कर देता है आरबीआई, जिसकी वजह से रुपये जो है यहाँ पर ज़्यादा डिप्रिशिएट ना हो। When prayers are allowed not allowed at protected archaeological sites, तो यहाँ पर टेम्पल की बात की गई है, मार्तंड सन टेम्पल, जो कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। अब मार्तंड सन टेम्पल को किसने बनाया था, तो ऑल्दो द मार्तंड सन टेम्पल वाज वंस अ थ्राइविंग प्लेस ऑफ वर्शिप कमीशनड बाय ललितादित्य मुक्तापीड। तो ललितादित्य मुक्तापीड, और इसको किसने डिस्ट्रॉय किया था, तो इसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया था सिकंदर शाह मीरी ने 14th सेंचुरी में। अब लिविंग मॉन्यूमेंट क्या होता है, नॉन लिविंग क्या होता है, तो नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट वो होता है जिसमें कोई भी रिलीजियस रिचुअल अभी ना परफॉर्म किया गया हो। तो नो रिलीजियस रिचुअल्स कैन बी कंडक्टेड एट नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट्स वेयर देयर हैज़ बीन नो कंटिन्यूटी ऑफ वर्शिप। तो जहाँ पर भी वर्शिप ऑफ कंटिन्यूटी ना हो तो वहाँ पर उसको नॉन लिविंग मॉन्यूमेंट कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल ताजमहल एक लिविंग मॉन्यूमेंट है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो वहाँ पर नमाज़ परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली नॉन लिविंग और लिविंग मॉन्यूमेंट क्या है, तो लिविंग मॉन्यूमेंट जहाँ पर वर्शिप हो रही हो कंटिन्यूटी में, लेकिन जहाँ पर वर्शिप नहीं हो रही हो वो यहाँ पर नॉन लिविंग होता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पर है, इसको किसने बनाया था और इसको किसने डिस्ट्रॉय किया। थर्ड पार्टी कंटेंट, सोशल मीडिया कंपनीज में फेस मोर लीगल स्क्रूटनी। तो एक एक्ट लेके आने वाली है सरकार, डिजिटल इंडिया एक्ट। इसके बाद क्या होगा, ये जो यहाँ पर सोशल मीडिया इंटरमीडियरी कंपनीज है, बेसिकली सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज कंपनीज क्या होती हैं, थर्ड पार्टी होस्ट होती हैं, सिर्फ कंटेंट को होस्ट करती हैं, लेकिन अब इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो तो उसके लिए एक एक्ट लेकर आया जाएगा, डिजिटल इंडिया एक्ट। जो सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट है वो इंटरमीडियरी स्टेटस प्रोवाइड करता है टू द सोशल मीडिया कंपनीज। अगर इंटरमीडियरी स्टेटस प्रोवाइड किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी कंटेंट अगर होस्ट किया जाएगा
तो उसके लिए ये इंटरमीडियरी कंपनीज जिम्मेदार नहीं होंगी, ये सोशल मीडिया कंपनीज जिम्मेदार नहीं होंगी। हाँ, अगर गवर्नमेंट इनसे ये कहती है कि ये आप कंटेंट हटाओ, उसके बाद भी ये लोग कंटेंट को नहीं हटाते हैं, तब ये रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन इन द फर्स्ट इंस्टांस ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। तो फॉर सोशल मीडिया फर्म्स लाइक ट्विटर, फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप एंड ओवर द टॉप प्लेयर्स लाइक नेटफ्लिक्स, अमेजॉन एटसेट्रा, द गवर्नमेंट प्लान्स टू फर्दर टाइटन इंटरमीडियरी गाइडलाइंस इन सच अ मैनर, जो इम्यूनिटी ग्रांट की गई है सोशल मीडिया कंपनीज़ को, इनको इंटरमीडियरी स्टेटस देके वो इम्यूनिटी थोड़ी डाइल्यूट की जाए। और अगर इनके साइट के ऊपर कोई भी कंटेंट होस्ट किया जा रहा है जो कि यहाँ पर गाइडलाइंस को वॉयलेट किया जाता है, तो उसके लिए इनको भी लायबल ठहराया जाए। तो उसके लिए यहाँ पर डिजिटल इंडिया एक्ट लेकर आया जा रहा है। जब ये आ जाएगा तब हम डिस्कस कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट और NBFCs, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो कि रेगुलेट होती हैं बाय द रिजर्व बैंक, वो यहाँ पर रेगुलेट नहीं हो सकती बाय द स्टेट इनैक्टमेंट्स। तो अगर RBI उनको रेगुलेट कर रहा है तो स्टेट इनैक्टमेंट्स उनको रेगुलेट नहीं कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। तो आई होप आपको आज के न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।